नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अध्ययन केंद्र में। आज हम चंपावत जिले के बारे में जानेंगे। एक पल के लिए एक ऐसे घर की कल्पना करना कितना दिलचस्प होगा ना, जिससे किसी भी तरफ से, किसी भी एंगल से देखने पर केवल 9 ही पत्थर दिखाई देते हों। हाँ, या फिर उस कलाकार के बारे में सोचिए जिसका दाहिना हाथ एक क्रूर राजा ने सिर्फ इसलिए कटवा दिया ताकि वो दोबारा कोई वैसी कलाकृति ना बना सके। बिल्कुल, लेकिन उस कलाकार ने हार नहीं मानी और अपने बचे हुए एक हाथ से वास्तुकला का ऐसा अजूबा खड़ा कर दिया जो आज भी विज्ञान को चुनौती देता है। सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा का उद्देश्य सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों की लिस्ट पढ़ना नहीं है। आज हम उत्तराखंड के सबसे छोटे लेकिन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से सबसे रहस्यमयी जिले चंपावत की आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे। और ये प्रस्तावना इस विषय की गहराई को बिल्कुल सही ढंग से दिखाती है। मतलब चंपावत सिर्फ नक्शे पे खींचा गया एक छोटा सा हिस्सा नहीं है। अगर हम इसका विस्तृत विश्लेषण करें तो ये पौराणिक कथाओं, वास्तुकला और आधुनिक विकास का एक ऐसा संगम है जो किसी को भी अचंभित कर दे। हाँ, ये एक खुले और जीवित संग्रहालय की तरह है। तो चलिए इसकी नींव और इसके अस्तित्व में आने की कहानी से ही शुरुआत करते हैं। आधिकारिक तौर पर चंपावत का गठन 15 सितंबर 1997 को हुआ था। और अगर एरिया के हिसाब से देखें तो ये मात्र 1766 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, मतलब राज्य का सबसे छोटा जिला। बिल्कुल सबसे छोटा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का जो इसका प्रशासनिक सफर है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। पहले ये विशाल अल्मोड़ा जिले का हिस्सा था, फिर 1972 में इसे पिथौरागढ़ की एक तहसील बना दिया गया। अच्छा, 1972 में? हाँ, और फिर फाइनली 1997 में इसे अपना अलग वजूद मिला। अक्सर लोग सोचते हैं कि छोटे आकार का मतलब है कम महत्व, लेकिन एक तहसील से पूर्ण जिले तक का सफर ये बताता है कि इसकी अपनी एक बहुत मजबूत पहचान थी। ये तो मुझे मतलब आधुनिक व्यापार जगत की किसी स्टार्टअप की कहानी लग रही है। स्टार्टअप? वो कैसे? देखिए, एक ऐसा स्टार्टअप जो सालों तक किसी बड़ी कंपनी जैसे अल्मोड़ा या पिथौरागढ़ के एक सब्सिडियरी के रूप में काम करता रहा और फिर अपनी असली क्षमता साबित करने के बाद एक सफल और स्वतंत्र इकाई बन गया। अरे वाह, ये तुलना काफी हद तक सही बैठती है। लेकिन अगर इस स्टार्टअप वाले नजरिए से ही देखें तो ये एक ऐसा स्टार्टअप है जिसके पास दरअसल पूरी कंपनी का ओरिजिनल सोर्स कोड मौजूद था। अच्छा? हाँ, चंपावत को कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है। ये वो जगह है जहां से पूरे चंद राजवंश की शुरुआत हुई थी। मतलब जड़ें यहीं थीं। बिल्कुल। और इसकी रणनीतिक स्थिति देखिए, सबसे छोटा होने के बावजूद इसकी सीमाएं 4 बड़े जिलों से लगती हैं: पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर। और शायद नेपाल बॉर्डर भी लगता है ना? हाँ, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। ये सब मिलकर इसे सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाते हैं। और अगर इस साम्राज्य के फाउंडर की बात करें तो ये श्रेय प्रथम चंद्रवंशीय राजा सोमचंद को जाता है। उन्होंने ही यहाँ सत्ता का पहला केंद्र राजबुंगा किला स्थापित किया था। लेकिन कहानी सिर्फ राजाओं तक सीमित नहीं है। इसकी पौराणिक जड़ें बहुत गहरी हैं। यहाँ का कांतेश्वर पर्वत, जिसे कांदेव पर्वत भी कहते हैं, बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान विष्णु का कूर्मावतार, मतलब कछुए वाला अवतार, हुआ था। बिल्कुल। और भूगोल का पौराणिक कथाओं पर क्या असर पड़ता है, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसी कूर्मावतार की वजह से इस क्षेत्र का पुराना नाम कुमू पड़ा। और चूंकि काली नदी पास में थी तो इसे काली कुमू कहने लगे। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये कुमू से चंपावत तक का सफर कैसे तय हुआ, ये नाम कैसे पड़ा? इसके पीछे विशुद्ध रूप से वहां का लोकल भूगोल काम कर रहा है। दरअसल यह शहर 2 नदियों के संगम पर बसा है, गड़कीगाड़ और चंपावती नदी। अच्छा, चंपावती नदी। हाँ, तो इसी चंपावती नदी के नाम से इस जगह का नाम चंपावत पड़ा। नदियां हमेशा से सभ्यताओं का पालना रही हैं। और हाँ, ये क्षेत्र गोल देवता का मूल निवास भी माना जाता है, जिन्हें कुमाऊं में न्याय का देवता माना जाता है। न्याय और सत्ता की बात चली है तो अब थोड़ा वास्तुकला की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत में हमने 9 ढूंगाधर मकान का जिक्र किया था। हाँ। इसके बारे में जो तथ्य है वो तो भौतिक विज्ञान को ही चुनौती देता है। मतलब किसी भी कोने से गिनने पर सिर्फ 9 ही पत्थर दिखते हैं। ये काम कैसे करता है? कोई जादू है क्या? जादू नहीं है, बल्कि ये उस वक्त के राजमिस्त्रियों की
उन्नत ज्यामिति और गणितीय सटीकता का अचूक उदाहरण है। इसे आप ऑप्टिकल इल्यूजन या दृष्टि भ्रम कह सकते हैं। इमारतों के कोनों को इस अनुपात में काटा और जोड़ा गया है कि इंसान की आंखें चाहे किसी भी एंगल से देखें हमेशा एक ही संख्या की गणना करती हैं, मतलब 9 की। ये तो सच में कमाल है। मतलब इंसान के दिमाग और कारीगरी का बेहतरीन नमूना। बिल्कुल। और कारीगरी की बात हो तो चंपावत के इतिहास की एक बहुत दर्दनाक और प्रेरणादायक कहानी याद आती है। एक हथिया नौला की मार्मिक कथा। हाँ, जगन्नाथ मिस्त्री और उनकी बेटी कस्तूरी की कहानी। एग्जैक्टली। बताया जाता है कि चंद राजाओं ने बालेश्वर मंदिर बनवाने का काम जगन्नाथ को सौंपा था। जब मंदिर बना तो उसकी कला इतनी अद्भुत थी कि राजाओं को मतलब प्रशंसा करने के बजाय अहंकार और असुरक्षा महसूस होने लगी। और असुरक्षा इस बात की थी कि जगन्नाथ मिस्त्री अपनी इस बेजोड़ कला का इस्तेमाल करके किसी और राजा या सामंत के लिए इससे भी भव्य मंदिर न बना दे। सत्ता ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई उनके वैभव की बराबरी करे। तो इसी निरंकुश डर के चलते राजाओं ने आदेश दिया और जगन्नाथ मिस्त्री का दायां हाथ कटवा दिया। ये सुनकर तो मुझे आधुनिक कॉर्पोरेट जगत याद आ गया। मतलब आज के समय में कंपनियां अपनी बौद्धिक संपदा बचाने के लिए कर्मचारी से नॉन कम्पीट क्लॉज साइन करवाती है ना। हाँ, नॉन कम्पीट एग्रीमेंट। तो क्या प्राचीन काल में राजाओं द्वारा ऐसे हाथ कटवा देना कला पर एकाधिकार बनाए रखने का एक हिंसक और क्रूर नॉन कम्पीट क्लॉज नहीं था? ये बहुत ही गहरा और प्रासंगिक सवाल है। देखिए, आज तो कानूनी दस्तावेजों और वकीलों का सहारा लिया जाता है क्योंकि व्यवस्था सभ्य हो चुकी है। लेकिन उस दौर में राजा का शब्द ही कानून था और कलाकार का शरीर ही उसकी बौद्धिक संपदा का वाहक था। राजाओं को लगा हाथ कटने से वो तकनीक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन वो जगन्नाथ के जज्बे को नहीं समझ पाए। उन्होंने अपनी बेटी कस्तूरी की मदद ली और केवल एक हाथ, वो भी बाएं हाथ के सहारे, एक नई बावली बना दी जिसे आज एक हथिया नौला कहा जाता है। ये सिर्फ इमारत नहीं है, मतलब सत्ता के अहंकार पर एक इंसान के संकल्प की जीत है। सही कहा। और बालेश्वर मंदिर की बात करें तो चंपावती गाड़ में 7 प्राचीन मंदिर हैं जिन्हें सप्तेश्वर मंदिर कहा जाता है। बालेश्वर उनमें सबसे प्रमुख है। इसके अलावा भी कई सुरक्षा और प्रशासन के केंद्र रहे हैं, जैसे गोलचोड़ किला, बाणासुर किला, जिसे लोग मारकोट कहते हैं। हाँ, और इन ऐतिहासिक ढांचों में कोतवाली चबूतरा का भी एक विशेष स्थान है। कोतवाली चबूतरा? हाँ, इसका निर्माण बड़े बड़े पाषाण खंडों से किया गया था। ये जानना जरूरी है कि चंद शासक इसका इस्तेमाल सिर्फ आराम करने या मनोरंजन के लिए नहीं करते थे। कोतवाली चबूतरा दरअसल तत्कालीन न्याय व्यवस्था का एक खुला न्यायालय था। अच्छा, मतलब वहां बैठकर फैसले सुनाए जाते थे? बिल्कुल। और रानी का चबूतरा भी था। तो ये पत्थर सिर्फ किलों के लिए नहीं थे, सत्ता संचालन और सामाजिक जीवन के भी गवाह हैं। अब जब हम सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं तो आस्था और धार्मिक परंपराओं को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। चंपावत की जमीन में मुझे लगता है एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण है जो अलग अलग तरह के आध्यात्मिक विचारों को अपनी ओर खींचता है। एकदम सही। यहाँ आस्था का बहुत ही विविध स्वरूप दिखता है। मायावती आश्रम को ही ले लीजिए, जिसकी स्थापना 1899 में हुई थी। हाँ, 19 मार्च 1899 को एच सेवियर ने की थी। ये अद्वैत दर्शन का बहुत बड़ा केंद्र है और सबसे बड़ा ऐतिहासिक पल तब आया जब स्वामी विवेकानंद जी जनवरी 1901 में यहाँ पधारे। उन्होंने 15 दिन यहाँ बिताए। 15 दिन? हिमालय की शांति ने उन्हें काफी प्रभावित किया होगा। बिल्कुल। और फिर 1903 में समाज सेवा के लिए यहाँ एक धर्मार्थ अस्पताल भी खोला गया। और ये विविधता यही नहीं रुकती। एक तरफ अद्वैत दर्शन है तो दूसरी तरफ माउंट एबट चर्च भी है। एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक एबट ने इसे बसाया था। और इसी जिले में सिख धर्म का पवित्र स्थल मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारा भी है। मतलब हर विचार को पनपने की जगह मिली है यहाँ। बिल्कुल। और आस्था के इस परिदृश्य में यहाँ के मेलों का बहुत बड़ा रोल है। चंपावत मेलों का गढ़ है। सबसे ज्यादा चर्चित है बगवाल मेला, जिसे अषाढ़ी कौथिग भी कहते हैं। हाँ, देवी धुरा में बाराही देवी मंदिर में लगता है ये, रक्षाबंधन के दिन। एग्जैक्टली। लेकिन बगवाल मेला तो अपने पाषाण युद्ध के लिए जाना जाता है ना, मतलब पत्थरों का युद्ध। मैंने पढ़ा है कि दुर्बा चौड़ मैदान में 4 खामों महर, फड़त्याल, वालेक और लमगड़िया के लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते थे,
देवी को रक्त चढ़ाने के लिए। हाँ, ये परंपरा उस दौर से आती है जहाँ आस्था और शारीरिक कष्ट को एक साथ देखा जाता था। लेकिन किसी भी जीवित संस्कृति की खूबी ये होती है कि वो वक्त के साथ बदले। 2013 में इस मेले में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। इस हिंसक परंपरा को बदल दिया गया और पत्थरों की जगह फलों और फूलों का इस्तेमाल शुरू हो गया। और इसी बदलाव को देखते हुए 2021 में इसे राजकीय मेला भी घोषित कर दिया गया। ये बदलाव मतलब बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। अक्सर लोग कहते हैं कि पुरानी परंपरा को छेड़ोगे तो उसकी आत्मा मर जाएगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। एक हिंसक परंपरा ने बिना अपनी आत्मा खोए खुद को एक शांतिपूर्ण रूप में ढाल लिया। इसी को समाजशास्त्र में सांस्कृतिक अनुकूलन या कल्चरल एडेप्टेशन कहते हैं। बिल्कुल। कोई भी परंपरा तभी जिंदा रह सकती है जब वो आधुनिक समय के हिसाब से विकसित हो। बग्वाल मेले का ये बदलाव साबित करता है कि लोगों की आस्था का असली मतलब खून बहाना नहीं था, बल्कि एकजुट होना और देवी के प्रति समर्पण दिखाना था। माध्यम बदल गया पर भावना वही रही। बिल्कुल। और मानवीय भावनाओं की बात हो ही रही है तो एक और दिलचस्प जगह है चंपावत में, झूठा मंदिर। अरे हाँ, झूठा मंदिर। इसका नाम ही अपने आप में एक पैराडॉक्स है, मतलब मंदिर और झूठा। कहा जाता है कि किसी ने मन्नत पूरी होने पर सोने का घंटा चढ़ाने का वादा किया था, पर जब काम हो गया तो तांबे का घंटा चढ़ा दिया। ऐसी किंवदंतियां लोकल संस्कृति का बहुत अहम हिस्सा होती हैं। बिल्कुल। और ये इंसान की उस कमजोरी को भी दिखाता है कि मुश्किल वक्त में भगवान से बड़े बड़े वादे कर लो और संकट टलते ही स्वार्थ जाग जाए। मतलब भगवान के साथ भी बार्गेनिंग। इंसान का स्वभाव हर जगह एक जैसा ही है। हाँ, और ये संस्कृति सिर्फ देवताओं तक सीमित नहीं है, प्रकृति और पशुओं को भी इसमें शामिल किया गया है। मानेश्वर मेले का उदाहरण ही देख लीजिए। ये मायावती आश्रम के पास ही लगता है और इसमें दुधारू पशुओं की पूजा होती है। और चौमू देवता को कैसे भूल सकते हैं। पंचेश्वर में जहां काली और सरयू नदी मिलती हैं, वहां इनका मंदिर है। लोग इन्हें पशु रक्षक देवता मानते हैं। ये दिखाता है कि वो समाज अपने पशुओं पर कितना निर्भर था और उनके प्रति कितना कृतज्ञ था। सच में। और प्रकृति की बात चली है तो किलों और मंदिरों से बाहर निकलकर अगर हम यहाँ की झीलों को देखें तो श्यामला ताल बहुत खास है। हाँ, जहाँ सफेद रंग के कमल खिलते हैं। बिल्कुल, सफेद कमल। और वहीं पास में झूला मेला भी लगता है। एक और ताल है झिलमिल ताल, जिसका आकार एकदम गोल है। प्रकृति में एकदम सटीक गोलाकार मिलना बहुत दुर्लभ होता है। और अब तो कोलीढेक झील भी बन रही है जो जल प्रबंधन में मदद करेगी। लेकिन झीलों के अलावा चंपावत की जमीन के नीचे गुफाओं का एक पूरा संसार है। पाताल रुद्रेश्वर गुफा। हाँ, और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस प्राचीन गुफा की खोज 1993 में एक 14 साल के बालक ने की थी। इसके अलावा देवीधुरा क्षेत्र में गभ्यूड़ी गुफा भी है। लेकिन वेट, 1993 मतलब इतनी विशाल गुफा 1993 तक किसी के नजर में कैसे नहीं आई? क्या वो जगह बहुत ही दुर्गम थी? यही तो हिमालयी भूगोल की जटिलता है। यहाँ का भूभाग इतना घना और घुमावदार है कि लोग सदियों से वहां रह रहे हैं, फिर भी कुछ मीटर्स की दूरी पर कोई बड़ा रहस्य छिपा हो सकता है। सच में। ये उस बच्चे की स्वाभाविक जिज्ञासा थी जिसने उसे उन रास्तों पर जाने की हिम्मत दी जहां बड़े लोग नहीं जाते थे। ये सोचना ही बड़ा रोमांचक है। पानी और भूगोल से ही जुड़ी एक और जगह है, पांडवों की बीड़ी। कुमाऊनी में बीड़ी का मतलब कुंड या जल स्रोत होता है। हाँ, गौड़ी नाम की जगह पर जहां सोमवती और लोहावती नदी का संगम होता है। मान्यता है कि पांडवों ने यहाँ समय बिताया था और इसी पानी का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये भूगोल सदियों से साधुकों को आश्रय देता आया है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यह जिला सिर्फ अपने अतीत में नहीं जी रहा है। यहाँ आधुनिक विकास की नींव काफी पहले रखी गई थी। हाँ, बनबसा क्षेत्र को देखें। नेपाल सीमा पर काली नदी बहती है, जिसे वहां शारदा नदी कहते हैं, और उसी पर 1928 में शारदा नहर बनी थी। मैल्कम हैली ने उसका उद्घाटन किया था। बिल्कुल, वो उस समय का बहुत बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था। शारदा बैराज तो सिर्फ शुरुआत थी। आज तो चंपावत एक नई दिशा में बढ़ रहा है, आदर्श चंपावत विजन के साथ। हाँ, आदर्श चंपावत मतलब इसे बाकी हिमालय जिलों के लिए एक रोल मॉडल बनाना है। हाँ, और इसमें विज्ञान और तकनीक का बड़ा रोल है। यूकॉस जैसी संस्थाओं ने बहुत अहम कदम उठाए हैं। स्पिटी ग्राम सभा में एक टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर खोला गया है।
और खरखका की ग्राम सभा में एक महिला प्रौद्योगिकी केंद्र भी है ना? बिल्कुल। और इन केंद्रों का वैचारिक महत्व देखिए। एक वो समय था जब इसी क्षेत्र में सत्ता के अहंकार में राजा ने एक शिल्पकार का हाथ कटवा दिया था ताकि तकनीक किसी और के पास न जाए। राजा ज्ञान को मुट्ठी में कैद रखना चाहता था। हाँ, हमने एक हथियानौला की कहानी में देखा। और आज देखिए, उसी चंपावत की ग्राम सभाओं में ऐसे आधुनिक केंद्र खुल रहे हैं जिनका मुख्य उद्देश्य ही तकनीक और ज्ञान को बांटना है। ज्ञान पर एकाधिकार से लेकर ज्ञान के विकेंद्रीकरण तक का ये सफर चंपावत के असली विकास को दिखाता है। सच में, ये पूरी यात्रा बहुत असाधारण है। ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि जिस जमीन ने कभी पाषाण युद्ध देखा, आज वहां फूल और फल बरस रहे हैं। जहां राजाओं ने शक्ति दिखाने के लिए किले बनाए, आज वहां महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र खुल रहे हैं। यही अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने का एक आदर्श संतुलन है। इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं है, ये एक जीवंत अध्ययन है कि समाज खुद को कैसे बदलता है और नई चुनौतियों के लिए कैसे तैयार होता है। चंपावत ने ठीक यही किया है। बिल्कुल। इस पूरे विस्तृत विश्लेषण के बाद एक विचार है जो बार बार मेरे जहन में आ रहा है। सिर्फ 1766 वर्ग किलोमीटर की सीमा में इतने गहरे रहस्य और ऐतिहासिक वास्तुकला है। ये सोचना सच में हैरान करता है कि देश के ऐसे ही छोटे छोटे शहरों की जमीन के नीचे ऐसी और कितनी ऐतिहासिक कहानियां, कितने एक हथिया नोले दबे पड़े होंगे। जो शायद बस इसी इंतजार में है कि कोई 14 साल का बच्चा अनजाने में वहां पहुंचे और किसी नई पाताल रुद्रेश्वर गुफा को दुनिया के सामने ले आए। ये विचार सच में अपने आसपास के इतिहास को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। तो कैसी लगी आपको आज की ऑडियो? ऐसे हम सभी जिलों को कवर करेंगे। इसके लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अध्ययन केंद्र को।